हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। टुडेज टॉपिक इज थर्मोडायनेमिक्स। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या? थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है, ऑलमोस्ट में फिजिक्स और केमिस्ट्री आप दोनों में ही थर्मोडायनेमिक्स पाएंगे, बट फिजिक्स में थोड़ा सा ज्यादा इसको एक्सप्लेन किया गया है डीपली, और केमिस्ट्री में थोड़ा सा कम, जबकि है दोनों में। ऐसी कोई वो नहीं कि फिजिक्स में आपको मिलेगी या केमिस्ट्री में आपको मिलेगी, आपको थर्मोडायनेमिक्स दोनों में देखने मिलेगी। थर्मोडायनेमिक्स है क्या सर? थर्मोडायनेमिक्स को सीधी भाषा में हम बोले तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम लोग हीट, टेम्परेचर, एनर्जी, कैलोरीज और कैलोरीमेट्री, थर्मोमीटर, स्केल्स, इन सब की बात करते हैं, वो होती है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे हीट ट्रांसफर हो गया, टेम्परेचर हो गया, हीट हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स खुद भी हो गया, थर्मल एक्सपेंशन हो गया। हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा थर्मोडायनेमिक्स का टॉपिक, थर्मल एक्सपेंशंस। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम दो कॉन्सेप्ट्स की बात कर ले। नॉर्मली थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? हीट की वजह से किसी भी चीज में एक्सपेंशन होना। एक्सपेंशन नॉर्मली होता है क्या है? सॉलिड में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है, गैस में हो सकता है। तीनों चीजों में एक्सपेंशन होना हीट की वजह से, किसी भी सॉलिड की मैटर की किसी भी फॉर्म में एक्सपेंशन होना हीट की वजह से, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है। तो इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स होते हैं, पहले उनको समझ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले आता है टेम्परेचर। सबसे पहले क्या आता है? टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? और दूसरा एक आता है हीट। दोनों को समझते हैं एक एक करके, धीमे धीमे। ठीक है। आज का हम लोग बेसिक क्लियर करेंगे, कुछ पॉइंट्स क्लियर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको और डीपली समझेंगे। टुडे सबसे पहले हम लोग समझते हैं टुडेस टॉपिक थर्मल एक्सपेंशन में टेम्परेचर। व्हाट इज टेम्परेचर? देखिए, टेम्परेचर क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? देखिए, आमतौर पे किसी भी चीज को रीड करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ क्वांटिटीज की जरूरत होती है। ठीक। और वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। तो थर्मल एक्सपेंशन में जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है। अच्छा, ये फिजिकल क्वांटिटी है किस चीज की? ये फिजिकल क्वांटिटी है किसी भी बॉडी की हीटनेस या कोल्डनेस को ऑब्जर्व करने की। कोई बॉडी है, वो कितनी हीट हो चुकी है, कितनी हॉट है, या फिर कितनी कोल्ड है, उसको मेजर करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं उसे बोलते हैं क्या? टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर सीधी भाषा में बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू मेजर द हीटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। हीटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। क्लियर? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर। फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम लोग यूज करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है, या कितना ठंडा है, कोल्ड है, उसको मेजर करने के लिए हमें जिस क्वांटिटी का यूज करना पड़ता है, उस क्वांटिटी को हम लोग, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेम्परेचर का। ठीक। दूसरी बात, टेम्परेचर अलग अलग बॉडीज का अलग अलग हो सकता है। आइस का टेम्परेचर, सिमिलर बॉडी का टेम्परेचर कई बार अलग भी हो जाता है, और नॉर्मली तो हर बॉडी का अलग अलग होता ही है। जैसे आपका टेम्परेचर कुछ और होगा, और आपके घर में अगर कोई बीमार है तो उसका कुछ और होगा, और आपके घर में कोई हेल्दी इंसान है उसका कुछ और होगा। बॉडीज का टेम्परेचर डिफर कर सकता है। ये किस पे निर्भर करता है? ये आपका निर्भर करता है कोई बॉडी कितनी हॉट है या कितनी कोल्ड है, उस पर। ठीक है। इसमें एक और एक चीज ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर मूव करता है, ठीक है, बिटवीन टू बॉडी। इस लाइन का मतलब क्या होगा भाई? टेम्परेचर मूव करता है। टेम्परेचर का मूव करने का मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज जिनके दो डिफरेंट टेम्परेचर है, उनको अगर आप कांटेक्ट में रखते हो, तो पहली बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ज्यादा गर्म बॉडी है,
और वहीं दूसरी बॉडी का जो टेम्परेचर है, जो ज्यादा ठंडी बॉडी है, वो दोनों अपने आप बराबर हो जाएंगे। अब इसमें टेम्परेचर मूव करना मैंने लिख दिया है, बट एक्चुअली में कहने का सेंस ये है कि टेम्परेचर चेंज होता है। और चेंज कितना होगा, सपोज करिए, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, बहुत जल्दी समझ में आता है कि आपने एक लोहे की रॉड गर्म की, लोहे की रॉड गर्म की या कोई भी चीज, या नॉर्मली कभी कभार जैसे घर में मम्मी खाना बनाती है, सो खाना बनाते समय क्या होता है, जिस भी बर्तन में बनाया जाएगा, मान लीजिए कढ़ाई यूज करते हैं, कुकर यूज करते हैं, सो कुकर में क्या होगा, कुकर हीट करेगा। सो अब ऐसे ही आपने कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हीट किया, मान लीजिए हमने एक रॉड ली, आयरन रॉड है, इसको मैंने खूब हीट किया, इसको हीट कर दिया रेड हॉट पे। रेड हॉट का मतलब ऐसा टेम्परेचर जब हमारा आयरन रेड हो जाए, ठीक है, उसे रेड हॉट टेम्परेचर कहते हैं। तो हम लोगों ने उस रॉड को रेड हॉट कर दिया, खूब गर्म करा, और वहीं पे हमने एक बकेट में कोल्ड वाटर लिया। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है, मैं पहले भी कई बार आपको बता चुका हूं, सो ड्राइंग से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। यह है कोल्ड वाटर, ठीक। आयरन रॉड है हमारे पास एक जो खूब गर्म है, रेड हॉट है। रेड हॉट का मतलब इतना ज्यादा गर्म होना कि उस ऑब्जेक्ट का रंग जो है, कलर है, वो रेड हो गया। नॉर्मली और किसी ऑब्जेक्ट में नहीं होता है, आयरन में ज्यादातर होता है, जितने सॉलिड मेटल्स होते हैं, मेटल्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, रेड हॉट टेम्परेचर, ठीक है। सो मैंने एक रेड हॉट लिया, प्लास्टिक में नहीं होता है, ये बात दिमाग में रख लीजिएगा, प्लास्टिक रेड हॉट होते ही पिघलने लगती है। आयरन जैसे है, जब तक ये रेड हॉट भी रहेंगे तो ये पिघलते नहीं, काफी टाइम लगता है, इनका टेम्परेचर काफी हाई होता है, ठीक है। सो वापस टॉपिक पे आते हैं। तो मैंने क्या किया, एक रेड हॉट आयरन रॉड ली, उसको मैंने कोल्ड वाटर में डिप किया, ठीक है। अब जब मैं इसको डिप करूंगा तो क्या होगा, इससे कुछ वेपर्स निकलेंगी, ठीक है, वेपर्स मैंने बना दिए ऐसे, तो वेपर्स निकलेंगी और इसका टेम्परेचर लो होने लगेगा। इसका टेम्परेचर क्या होने लगेगा, लो होने लगेगा, और काफी ड्रामेटिकली लो होगा। ड्रामेटिकली लो होगा इसलिए लो होगा कि हमने जो वाटर लिया है वो एक कोल्ड वाटर लिया है, वो कोई नॉर्मल वाटर या हॉट वाटर नहीं है, वो ऑलरेडी कोल्ड है, ठीक है। जिस वजह से जब वो उसके कांटेक्ट में आएगा तो काफी जल्दी से उसका टेम्परेचर गिरने लगेगा। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और भी होगी, इस कोल्ड वाटर का जो टेम्परेचर है वो हमारा राइज होने लगेगा, टेम्परेचर विल राइज। पानी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, आयरन का टेम्परेचर हमारा गिरता जा रहा है। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे टेम्परेचर ऑफ रॉड जो होगा वो टेम्परेचर ऑफ वाटर के बराबर हो जाएगा, और इस कंडीशन में दोनों के टेम्परेचर जैसे ही बराबर होंगे, दोनों में एनर्जी ट्रांसफर रुक जाएगा, ठीक है। इसी चीज को मैंने बोला कि टेम्परेचर मूव बिटवीन टू बॉडीज व्हेन कप्ड इन कांटेक्ट। टेम्परेचर नहीं मूव होता है, एक्चुअली मैंने टेम्परेचर लिखा है, इसका सेंस है एनर्जी मूव्स बिटवीन टू बॉडीज। अब दोनों की एनर्जी बराबर होगी। अब इसी से एक टर्म और निकलता है, ठीक है। अब इससे कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा दिमाग में कि जब एनर्जी हम लोग भेजते हैं दूसरे में, आपने इस बॉडी की एनर्जी, इस बॉडी की एनर्जी इसमें ट्रांसफर की, इस वाटर में ट्रांसफर की, सो ये कोई भी, इट्स नॉट अ मैकेनिकल चेंज, ये कोई मैकेनिकल चेंज नहीं है, ठीक है। ये कोई भी मैकेनिकल चेंज इसमें नहीं होता है, फिर भी इसमें एनर्जी ट्रांसफर होती है। भाई एनर्जी तो ट्रांसफर हो ही रही, क्योंकि एक बॉडी हॉट थी, एक बॉडी कोल्ड थी, आपने हॉट बॉडी को उठा के कोल्ड बॉडी में डिप कर दिया, तो डिप करने पे एनर्जी तो ट्रांसफर होगी ही होगी। सो यही जो एनर्जी का ट्रांसफर है, इसी एनर्जी के ट्रांसफर को हम लोग क्या बोल देते हैं, हीट। यही जो एनर्जी गई है, जो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, जिस एनर्जी का ट्रांसफर हुआ उस एनर्जी को क्या बोलेंगे आप लोग, हीट। सो हीट इज द एनर्जी, हीट वो एनर्जी है जो किसी बॉडी को कोल्ड या हॉट बनाती है, ठीक है। हीट कौन सी एनर्जी है जो किसी भी बॉडी को या तो कोल्ड बनाएगी या तो हॉट बनाएगी। और नॉर्मली टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर हीट को ही मेजर करने वाली फिजिकल क्वांटिटी है,
ठीक है। टेम्परेचर एक नॉर्मली स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है थीटा। इसकी यूनिट क्या है? थीटा है। आई बात यहां तक समझ में? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि यूज किस लिए किया जाता है? हीटनेस या कोल्डनेस किसी बॉडी के लिए, ठीक है। अब टेम्परेचर मूव्स बिटवीन टू बॉडीज, यानी एनर्जी। टेम्परेचर से नहीं मतलब यहां से हमें एनर्जी का मतलब है कि एनर्जी मूव्स बिटवीन टू बॉडीज, ठीक है। आपने मान लीजिए एक आयरन रॉड ली और उसको वाटर में डिप किया। जब वाटर में डिप करेंगे तो क्या होगा? वाटर का टेम्परेचर लो है और आयरन का टेम्परेचर हाई है। जब दोनों बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो आयरन में जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो वाटर में जाने लगेगी। इस टाइम पे क्या होगा कि इस आयरन रॉड का जो टेम्परेचर है वो लो होता जाएगा और वहीं जो वाटर का टेम्परेचर है ये इंक्रीज होता जाएगा, राइज होता जाएगा। सो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे रॉड का टेम्परेचर वाटर के टेम्परेचर के बराबर होगा, ठीक है। और जब ये बराबर होगा तो पहली चीज ये ध्यान रखना कि ये जो ट्रांसफर हो रहा है मैकेनिकल ट्रांसफर नहीं है, मैकेनिकल चेंज नहीं है, फिर भी इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और जिस एनर्जी को हम लोग भेज रहे हैं, जिस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, उसी एनर्जी को हीट कहते हैं। और हीट की अगर डेफिनेशन बताएं तो द एनर्जी विच मेक्स अ बॉडी हॉट और कोल्ड इज नोन एज हीट। उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? हीट। आई बात यहां तक समझ में? तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट ऑफ टेम्परेचर की। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, बट हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। स्टैंडर्ड यूनिट होती है केल्विन, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है? केल्विन। अब केल्विन की डिफिनेशन क्या होती है समझिएगा। वाटर का ट्रिपल पॉइंट, अभी समझाएंगे टर्म ट्रिपल पॉइंट को भी मैं समझा दूंगा आपको, पहले समझ लीजिए कि वाटर का ट्रिपल पॉइंट, जो टेम्परेचर होता है वाटर के ट्रिपल पॉइंट का, उसका 1/273.16 पार्ट 1 केल्विन होता है। 1 केल्विन of temperature is equals to 1/273.16 of triple point of water। अब ये ट्रिपल पॉइंट कितना हुआ? ये ट्रिपल पॉइंट डिग्री केल्विन में इतना होता है और डिग्री सेंटीग्रेड में इतना, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड ये होता है ट्रिपल पॉइंट, ठीक। यानी केल्विन की डिफिनेशन क्या निकल के आई? 1/273.16 ऑफ अ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज नोन एज 1 केल्विन। अब आपको समझाते हैं कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। समझिए, नॉर्मली हम लोगों ने पढ़ा है कि वाटर के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड आइस, लिक्विड वाटर, गैस वेपर, ठीक। ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वाटर अपनी तीनों फॉर्म्स में कोएग्जिस्ट कर सकता है। इट मींस वहां पे वो सॉलिड भी होगा, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। इट इज नॉट बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड बट नॉट अबव द 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये टेम्परेचर है 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड और इस पॉइंट पे वाटर की तीनों फॉर्म्स एक साथ कोएग्जिस्ट करती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इस पॉइंट को कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब बढ़ते हैं अगली चीज में, स्केल्स की बात कर लेते हैं। स्केल्स क्या होता है? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए तो कुछ चाहिए, जैसे हमें डिस्टेंस को मेजर करने के लिए मीटर सेंटीमीटर तो मान लिया, लेकिन मीटर सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर ये देखना पड़ता है। वैसे ही टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी हमको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ी जिसे हम लोग बोलते हैं थर्मोमीटर और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। तो कई टाइप के स्केल्स होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल बनाया था 1710 में सेल्सियस ने।
ये जो स्केल्स के नाम है ये उनके इन्वेंशन के ऊपर ही पड़े हैं, ये कुछ और नाम नहीं है। सेल्सियस स्केल को आपने बनाया था 1710 में सेल्सियस द्वारा। इसमें एक स्केल में 100 पार्ट्स होते हैं। अगर आप एक थर्मोमीटर, डिजिटल थर्मोमीटर की बात नहीं कर रहा, मैं मैनुअल थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं जिसके अंदर मरकरी पड़ा होता है, उसको अगर आप देखेंगे उसमें 100 इक्वल पार्ट होते हैं 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड में। हर पार्ट आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड का होता है और 0 डिग्री जो होता है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा और 100 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा। चलिए अब इस दो टर्म और निकल के आते हैं इसी बात से, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट और व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट आर द पॉइंट इन विच अ लिक्विड is about to change in the form of solid। ठीक, यानी फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें लिक्विड सॉलिड में बदलने वाला हो या बदलने लगता है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। वहीं बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जिसमें कोई भी लिक्विड, इवन लिक्विड सॉलिड गैस कुछ भी बॉयल होना शुरू होती है। ठीक है, सो वाटर के लिए अगर हम बात करें तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बट बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। बट वाटर के लिए कंडीशन होती है, वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भले ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन वो फ्रीज होना स्टार्ट होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, ये दिमाग में अपना रखिएगा कि वाटर की फ्रीजिंग 0 डिग्री में होती है, लेकिन स्टार्ट वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड में होना शुरू होता है। बात करते हैं आगे फ़ारेनहाइट स्केल। सेकंड स्केल है हमारे पास फ़ारेनहाइट स्केल। व्हाट इज द फ़ारेनहाइट स्केल? सो फ़ारेनहाइट स्केल का इन्वेंशन हुआ था 1717 में फ़ारेनहाइट के द्वारा, और इसमें 180 इक्वल पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका फ्रीजिंग पॉइंट है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 32 डिग्री से स्टार्ट और 212 डिग्री तक गया है। इस बीच में 180 इक्वल पार्ट्स आते हैं। 32 स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट इसको अज्यूम करा जाता है, 212 डिग्री मैक्सिमम पॉइंट, और ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगली बात करें, मुझे पता है कई बच्चों ने केल्विन स्केल सुना होगा, सबने ऑलमोस्ट केल्विन स्केल सुना ही है, कोई ऐसा नहीं है जो केल्विन स्केल ना जानता हो, बट र्यूमर स्केल बहुत कम बच्चों ने सुना होगा। इवन जो 10th में होंगे उन्होंने तो बहुत ही मुश्किल है सुना हो। र्यूमर स्केल भी एक होता है, उसको समझते हैं। र्यूमर स्केल्स इन सब स्केल्स में सबसे बड़ा र्यूमर स्केल होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी को कम में दर्शाने का काम यही करता है। कैसे करता है वो भी अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं र्यूमर स्केल होता क्या है। तो र्यूमर स्केल को 1730 में र्यूमर ने बनाया था। इसका इन्वेंशन 1730 में र्यूमर ने किया था। इसमें 80 इक्वल पार्ट्स होते हैं। हर पार्ट बताता है 1 डिग्री आर को, 1 डिग्री र्यूमर को, 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है और 80 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बात करते हैं कि क्या होता है, इसमें क्लियरली समझाता हूं आपको। र्यूमर स्केल सबसे बड़ा कैसे हुआ? क्योंकि नॉर्मली किसी भी स्केल को आप देखेंगे मिनिमम 100 पार्ट है, 100, 180, 100, बट र्यूमर स्केल एक ऐसा स्केल है जिसमें केवल 80 पार्ट्स है। इट मींस ये ज्यादा टेम्परेचर को कम में दिखाता है, जिस वजह से इसको बड़ा स्केल माना जाता है। ठीक है, लास्ट है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल की इन्वेंशन 1852 में लॉर्ड केल्विन द्वारा की गई थी, और ये स्टैंडर्ड स्केल भी है। इंटरनेशनली एसआई यूनिट में जितनी टेम्परेचर की, जिस भी टेम्परेचर को नोट करना होता है उसको केल्विन में ही नोट किया जाता है। 1852 में इसका इन्वेंशन हुआ था। 100 इक्वल पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का होता है। ठीक, इसमें 273.15 डिग्री केल्विन इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, 373.15 डिग्री इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, सो ये हमारे चारों स्केल हो गए। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें इस टर्म से ही बनना शुरू होते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूं, और वो है रिलेशंस इन ऑल स्केल। सभी स्केल्स के बीच रिलेशन कितना है। अगर आप सभी स्केल की वैल्यू को इवैल्यूएट करना शुरू करते हैं, लाइक 0 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड, तो 0 डिग्री ऑफ सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 273.15 को राउंड ऑफ में 273 लिख सकते हैं, 273 केल्विन। ठीक है, ये हो सकता है 273 केल्विन। तो
अब अगर मैं यहां से 100 डिग्री निकालने की कोशिश करूंगा तो कितना, यहां से अगर आप देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू को बराबर कर लीजिए और इसी के बाद डिग्री सी की वैल्यू आप डिग्री एफ के बराबर कीजिए, तो 0 डिग्री ऑफ सी इज इक्वल टू 32 डिग्री ऑफ एफ। इन दोनों की वैल्यू अगर आप बराबर करेंगे तो 32 डिग्री ऑफ एफ इज इक्वल टू 273 डिग्री ऑफ के। यहां से एफ की वैल्यू ऑफ 273 अपॉन के 32 लिख सकते, ठीक, 1 डिग्री एफ की वैल्यू आ जाएगी। सो मैं यहाँ पे एवेल्युएट नहीं कर रहा हूँ, आपको एवेल्युएशन सवालों में करना चाहिए क्योंकि मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है, उसकी बात तो है ही, लेकिन इसके डेरिवेशन से ज्यादा नॉर्मली इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेरिवेशंस तो इतनी नहीं पूछी जाती है, कैसे आया क्यों आया, बस आप खुद भी अगर करके देखेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसकी वैल्यू सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की इक्वल की जाएगा और सेल्सियस और किसी और की, उन दो से दो की वैल्यू आएगी, फिर उन्हीं दो से किसी और की वैल्यू निकलेगा। ऐसे करते करते जब चारों आप इवैल्यूएट करेंगे तो रिलेशन जो बनेगा वो यही बनेगा कि C upon 100 is equals to F minus 32 upon 180 is equals to R upon 80 is equals to K minus 273.15 upon 100। ये रिलेशन है सभी स्केल्स के बीच, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल हमको इसी से सॉल्व करने होंगे। बात समझ में आई? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें सारी जानकारी है आपकी स्केल्स के बारे में। इसके बाद बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, और आज का हम लोग सेशन यहीं पे खत्म करेंगे और देखते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी होते हैं, तो सबसे पहले तो समझ लेते हैं। आपने कई जगहों पे नोटिस किया होगा, कहीं कहीं पे डिग्री सी लिखा होता है लाइक दिस, और कहीं कहीं पे सी डिग्री लिखा होता है लाइक दिस। तो ये दोनों है क्या और दोनों में डिफरेंस क्या? बहुत डिफरेंस है, बहुत अच्छी चीजें समझना, क्योंकि इस चक्कर में आपके सवाल गलत हो सकते हैं, क्योंकि सवाल में डिग्री सी लिखा है या सी डिग्री लिखा है, ये भी मैटर करता है, और ये आपको पता होना चाहिए कि दोनों में अंतर क्या हो। तो समझते हैं डिग्री सी क्या है। सपोज दैट लिखा है 10 डिग्री सी, इट मींस सेल्सियस थर्मोमीटर में उस बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री रीड हो रहा, ठीक है। इसका मींस क्या हुआ, सेल्सियस टेम्परेचर में उस बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री रीड हो रहा है, यानी ये रीडिंग है टेम्परेचर की सेल्सियस स्केल में। वेयरएस सी डिग्री का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन सेल्सियस स्केल, की मतलब इस बॉडी में इतने डिग्री का चेंज आया है, इतने डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर का चेंज आया है। दोनों में बहुत अंतर है। एक बात करता है कि कितना चेंज आया है, एक बात करता है कि रीडिंग कितनी है। तो ये है रीडिंग के लिए और ये है चेंज कितना आया है, ठीक है। उसके बाद आज तक, अभी तक भी जो लोवेस्ट टेम्परेचर है वो केवल थियोरेटिकली ही निकाला गया है, वो माना गया है 0 डिग्री केल्विन। इसको माना गया है लोवेस्ट टेम्परेचर, और ये केवल थियोरेटिकली ही आया है। आज तक इसको लैब में भी कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंटिस्ट, किसी भी देश की साइंस की जितनी भी रिसर्च सेंटर होते हैं या एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, वहां पर आज तक 0 डिग्री केल्विन नहीं पाया गया है। वो लोग आज तक 0 डिग्री केल्विन तक का टेम्परेचर नहीं ला सके हैं। लोवेस्ट टेम्परेचर आज तक जो भी पाया गया है वो पाया गया है 10 की पावर -8 केल्विन। लोवेस्ट टेम्परेचर कितना पाया गया है? 10 की पावर -8 केल्विन। ये कैसे हुआ था? ये न्यूक्लियर स्पिन कूलिंग की मदद से इन्होंने किया था, 10 की पावर -8 केल्विन। हाईएस्ट टेम्परेचर की अगर बात करें तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज तक जो भी पाया गया है लैब में वो पाया गया है 10 की पावर 8 केल्विन। ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर्स का होता है। न्यूक्लियर फिजन आप लोग समझते होंगे कि जब एक न्यूक्लियर दो सब न्यूक्लियर सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में टूटता है। कहने का मतलब कि न्यूक्लियर का एक एटम 2 एटम्स में ब्रेक डाउन होता है, उस टाइम पे ये टेम्परेचर हो जाता है 10 की पावर 8 की आखिरी। इसके बाद लिमिट क्या है मैक्सिमम टेम्परेचर की? ये आज तक नहीं डिफाइन करी जा सकी है।
आज तक हम लोग को ये नहीं पता कि मैक्सिमम टेम्परेचर किसी भी जगह का कितना हो सकता है। स्पेस में कॉस्मिक रेज होती है, उनका टेम्परेचर कुछ और हो सकता है, गामा रेज और भी ज्यादा हो सकती है। सो आज तक कोई लिमिट नहीं कोई सेट कर पाया है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है। एक बार हम लोगों ने लोएस्ट टेम्परेचर तो थियोरेटिकली फिर भी निकाल लिया है कि 0 केल्विन होता है। हाँ, भले हम लोगों ने उसको लैब में या कहीं पर भी पाया ना हो, बट मैक्सिमम टेम्परेचर हम लोग थियोरेटिकली भी नहीं डिक्लेयर कर सके हैं कि कितना होता है। उसके बाद अभी मैंने आपको टर्म बताया, इन दोनों टर्म का एक एग्जांपल से समझते हैं डिफरेंस क्या होता है। 1 डिग्री केल्विन, ये सॉरी 1 केल्विन डिग्री इज इक्वल्स टू 1 सेंटीग्रेड डिग्री। सर आप ये क्या बोल रहे हैं? अभी तो आपने कहा था कि दोनों में अंतर होता है। मैंने बिल्कुल वही कहा, पर अब भी मैं वही कह रहा हूं। पहले ध्यान से सुनिए कि 1 सेंटीग्रेड डिग्री का मतलब होता है कि सेंटीग्रेड स्केल में 1 डिग्री का चेंज आया है। आप किसी बॉडी में चाहे सेंटीग्रेड स्केल में चेंज आए चाहे केल्विन स्केल में, दोनों में अगर 1 डिग्री का चेंज आया है तो 1 ही डिग्री का चेंज होगा उस बॉडी के टेम्परेचर पे। हाँ, रीडिंग में अलग अलग आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि चेंज जो आया है वो सेम रहेगा, रीडिंग में अलग अलग आया। इसीलिए मैंने कहा कि इस सिंबल को और इस सिंबल को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री केल्विन के बराबर नहीं होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 डिग्री केल्विन के बराबर नहीं होता है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है? 273 प्लस 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 274 केल्विन, ये होता है। आगे बात समझ गए? सो आज के टॉपिक में हम लोगों ने कवर किया टेम्परेचर, हीट, स्केल्स और कितने टाइप के होते हैं स्केल्स का फॉर्मूला। नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसके आगे का भी कवर करूंगा। तो होप सो आप लोगों को क्लास में समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो क्लासेस को शेयर कीजिए, जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना करना आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछना आपकी एक अलग से जिम्मेदारी है जिसको निभाना चाहिए। मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स इसीलिए बना होता है कि उसमें आप सवाल पूछें। अगर आप लेक्चर ले रहे हैं किसी भी टीचर का या किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आप लेक्चर लेते हैं तो उसमें क्वेश्चन पूछना आपका अधिकार होता है, तो उसका कमेंट बॉक्स का अच्छे से यूज कीजिए और पढ़ते रहिए। तब तक मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।